students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 7th only, which is about wind, storm and cyclones. Okay, chalo, let's start the chapter with few introductory lines. First of all, see, the earth atmosphere. Earth का जो atmosphere student, it extends to a height of several kilometers. Earth के ऊपर earth का atmosphere काफ़ी एक height तक क्या करता है, extend करता है, यानी कि कई 100 किलोमीटर्स तक की हाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एयर है वो अबाउट 10 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ सरफेस तक ही लाई करती है। एटमॉस्फेयर क्या है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसका वेट होता है, और जिस भी चीज़ के पास वेट होगा दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ, जैसे जैसे इंक्रीज इन हाइट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। इवन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं वो क्या अर्थ की जो वेदर कंडीशन है उस पर काफ़ी कंसिडरेबल चेंजेस ला सकता है। ऑल द फिनोमेना, जितने भी फिनोमेना सच एज विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे होते हैं। एंड इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, क्या इनके इफेक्ट्स हैं। लेकिन पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, एयर की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर एंड एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड हीटिंग पर एयर एक्सपेंड हो जाती है। पहले हम ये दो डिस्टिंक्ट फीचर्स को डिस्कस करेंगे एयर के। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, एयर एक्सर्ट प्रेशर। सो एक कॉन्टिन्यूस फिजिकल फोर्स जो है, जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, that is called pressure. The continuous physical force which is exerted on an object, जो एक ऑब्जेक्ट पे exert होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट exert होता है by something in contact with it, that is called pressure. So air भी क्या है, pressure को exert करती है। Actual में air different ways में pressure exert करती है under different situations. For example, air जो आपके कंटेनर के अंदर enclosed रहेगी वो आपका pressure exert करेगी। फिर उसके बाद एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जो रहती है वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, मूविंग एयर भी एक्सर्ट करती है प्रेशर। सो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है इन डिफरेंट कंडीशंस इन अ डिटेल मैनर, वन बाय वन। सो एज वी ऑल नो, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर एयर बनती है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मूव करते हैं अराउंड ऑल इन ऑल डायरेक्शन। मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें देख नहीं सकते हैं। अगर आप एयर को एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखेंगे तो जो फास्ट मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में उस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड होंगे एंड एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे उस वॉल में, कंटेनर की वॉल्स में फ्रॉम द इनसाइड। अब ये फोर्स क्या करता है, ये प्रेशर प्रोड्यूस करता है। एंड अगर हम क्या इसके अंदर और इस कंटेनर के अंदर और एयर को पुट करें तो जो कंटेनर है उसके अंदर और ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एंड ड्यू टू मोर एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब एयर मॉलिक्यूल्स हमने और इंक्रीज कर दिए, सो जो नंबर ऑफ कॉलिजन है एयर मॉलिक्यूल्स का वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड इस तरीके से जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय एयर वो भी आपका इंक्रीज होगा। सो जो फैक्ट है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। आपने क्या करा, आपने बाईसाइकिल की ट्यूब ली। ओके, सो बाईसाइकिल ट्यूब क्या है, रबर ट्यूब है जो कि बाईसाइकिल के टायर के अंदर एनक्लोज रहती है। अब हम क्या करते हैं, इस बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर एयर को इन्फ्लेट करते हैं, एयर फिल करते हैं सो दैट ट्यूब इन्फ्लेट हो जाए। फिर जो एयर है इसको कैसे फिल किया जाता है, एक एयर पंप का यूज़ करके, जिसको हम बाईसाइकिल पंप कहते हैं। तो जैसे ही हम एयर को फिल करते हैं बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्यूब के अंदर वो कोलाइड करते हैं ट्यूब की वॉल्स के साथ एंड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एंड ये एयर प्रेशर जो है वो अंदर से एक्सर्ट करता है एंड बाईसाइकिल के ट्यूब को इन्फ्लेट करता है। सो इस तरीके से क्या है, एयर ने प्रेशर को एक्सर्ट किया जो कि आपने बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर फिल किया है, एंड ये ट्यूब को क्या रखेगा, टाइट रखेगा, एंड बाईसाइकिल का टायर आपको हार्ड फील होगा। अगर अब आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर और ज़्यादा एयर जो है बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर, इससे गोइंग टू फिल मोर एंड मोर एयर, किसके थ्रू, पंप के थ्रू। सो अल्टीमेटली जो एयर प्रेशर है बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से बाईसाइकिल की ट्यूब जो है आपकी बर्स्ट भी हो सकती है। ओके, सो दैट मीन्स दो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे देखे एयर एक्सर्ट प्रेशर के बारे में। दैट इज व्हाट, कि जब एयर को हम किसी बलून के अंदर फिल करते हैं अपने माउथ के थ्रू, बलून क्या है, इन्फ्लेट हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कि एयर एक्सर्ट प्रेशर।
एंड सेकेंडली अगर आप एयर को जैसे अपने बाइसाइकिल ट्यूब के अंदर एक पंप के थ्रू फिल किया था, बाइसाइकिल का ट्यूब इन्फ्लेट हो रहा था एंड बाइसाइकिल टायर जो है आपको हार्ड फीड हो रहा था, दिस ऑल्सो शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब ये जो हमने डिस्कशन केस हमने क्या इंक्लूड करा है कि अगर हम एयर को एक क्लोज कंटेनर के अंदर फिल करते हैं सो वो आपका प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। एंड जो एयर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, गैसेस के अंदर, एयर में जो गैसेस हैं और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन की वजह से क्या हो रहा है, एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्या एक अनदर टाइप ऑफ एयर प्रेशर को जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एंड ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द वेट ऑफ एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का वेट है उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है अबव द अर्थ सरफेस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर है। एयर का क्या होता है, वेट होता है, इसलिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर है उसमें इनॉर्मस वेट होगा। एंड जो एटमॉस्फेयर का वेट होता है हमारे ऊपर, वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड उन सभी ऑब्जेक्ट्स पर विच आर देयर ऑन दी अर्थ। इस प्रेशर को आप एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हो। एंड नाउ वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द एयर प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो एयर प्रेशर जो कि एयर के वेट की वजह से एक्सर्ट किया जाता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है अबव दी अस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है, दैट इज डाउनवर्ड्स, साइडवेज एंड दी अपवर्ड्स। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्रशिंग अ टिन कैन एक्टिविटी, क्या एयर प्रेशर के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। ओके, दिस एक्टिविटी विल शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लार्ज। टिन कैन क्या है, एक वेसल है जो कि आपका एक थिन एंड फ्लेक्सिबल मेटल शीट से बना होता है। एक एम्प्टी टिन के अंदर एयर होती है एज वेल एज उसके बाहर भी। सो जो एयर प्रेशर है जो आपके एम्प्टी टिन के वॉल्स के अंदर एक्ट कर रहा है इनसाइड से एंड आउटसाइड से, वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है और एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। एंड इसकी वजह से एक एम्प्टी टिन जिसके अंदर एयर है वो क्या इजिली क्रश नहीं होगी बाय द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि उसके अराउंड एयर एक्सर्ट कर रही है। ओके, चलो नाउ एक और टाइप का फोर्स होता है जो एयर एक्सर्ट करती है जब आपका एयर मूव करने लगती है। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं हम, विंड बोलते हैं। सो मूविंग एयर या फिर विंड क्या है, एक फोर्स है, प्रेशर एक्सर्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट्स पे जिसको भी ये स्ट्राइक करेगी। एक ऑब्जेक्ट जो आपको मूव करता है उसको आप कहते हो कि इस पे क्या है, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है। सो जो फोर्स आपकी मूविंग एयर एक्सर्ट करती है वो आपका मूविंग एयर है। ठीक है, एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ द एयर अराउंड अस इज नॉट ब्लोइंग, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो ब्लो नहीं कर रही, तो हम क्या देखेंगे कि आपके जो लीव्स एंड ट्रीज की फ्लैग बैनर्स ये सब भी मूव नहीं करते हैं एट ऑल, ये बिल्कुल स्टैंड स्टिल एक जगह पे रहेंगे। लेकिन जैसे एयर ब्लो करने लगती है आपकी जो लीव्स हैं ट्रीज की, फ्लैग्स एंड बैनर्स ये सब फ्लटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एयर ने क्या करा, एक प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। एक लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ जिसको आप यूज करते हो एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करने के, उसको हम बैनर कहते हैं, है ना। एक लार्ज बोर्ड जिसका हम यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करने के लिए, उस लार्ज बोर्ड को होर्डिंग कहा जाता है। सो हम क्या करते हैं, इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग पे होल्स यूजुअली बनाते हैं सो दैट अगर कोई भी हाई स्पीड विंड है वो इजिली उनके थ्रू पास हो सके, ओके, विदाउट डैमेजिंग देम और ब्रिंगिंग देम डाउन विद दिस ह्यूज फोर्स और प्रेशर। नेक्स्ट, वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल, जब आप एक बाइसाइकिल को राइड करते हो तो आपने क्या देखा होगा कि काफ़ी इजी होता है बाइसाइकिल को आगे की तरफ मूव करना अगर विंड जो है वो आपके बैक साइड से आ रही होती है ना। सो इट इज़ ईजियर टू राइड बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड। जिस डायरेक्शन में आपकी विंड ब्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बाइसाइकिल को मूव करना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज जो एयर का फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारी बाइसाइकिल मूव कर रही है, और इसकी वजह से बाइसाइकिल जो है वो फास्टली मूव करती है। लेकिन वही अगर आप क्या करोगे, बाइसाइकिल को राइड करोगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन इधर की तरफ है और बाइसाइकिल आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, सो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज इस केस में जो ब्लोइंग विंड है वो आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है किस डायरेक्शन में, आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि बाइसाइकिल की मोशन की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एंड क्योंकि विंड क्या करती है, हमारे मोशन को अपोज करती है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत हार्डली पेडल करना पड़ेगा सो दैट आपकी बाइसाइकिल विंड के अगेंस्ट ईजिली मूव करती रहे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, वाइल रोइंग बोट इन द लेक, लेक में जब बोट को रो किया जाता है तो आपके लिए काफ़ी इजी होता है कि अगर
विंड ब्लो हो रही है और वो पीछे तरफ से आ रही है, ठीक है, तो विंड आगे की तरफ ब्लो कर रही है एंड आप भी जो बोट है उसको उसी डायरेक्शन में रो कर रही हो, बिकॉज वही सेम चीज़ की ब्लोइंग विंड आपकी बोट पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, है ना, जिसकी वजह से आपकी बोट फॉरवर्ड जो है इजीली मूव हो सकेगी। लेकिन अगर आप बोट को रो कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ब्लोइंग विंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अपने बोट को रो करोगे, सो इस केस में विंड जो है वो आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। ओके, चलो, जिस वजह से आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपनी बोट को रो करने के लिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट मोशन ऑफ विंड। नाउ when we are flying a kite, then the wind coming from our backside hits. This is because the wind coming from our backside strikes the kite and exerts pressure on the kite to make it fly higher and higher. We can, however, not fly the kite against the direction of wind. This is because in this case, the pressure of blowing wind will make the kite fall to the ground. So, जितने भी experiences, observations, the student what they show that moving air, कोई भी air जो move कर रही है, जो wind moving air we call wind only, it exerts a force. ठीक है, moving air क्या करती है, एक force exert करती है सभी objects पर जो भी उसके way में आते हैं। ओके, अगर विंड आपकी सेम डायरेक्शन में ब्लो करते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, सो जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का वो काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर विंड की डायरेक्शन ऑपोजिट है एज टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। अब दो टर्म्स हैं, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक्सपेंशन ऑफ एयर मीन्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। जब आप एक्सपेंशन ऑफ एयर की बात करते हो दैट मीन्स क्या, कि एयर के वॉल्यूम का इंक्रीज होना, एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। सो एयर कब एक्सपेंड होती है, ऑन हीटिंग। अगर द एयर गेट हीट इट विल एक्सपेंड, and on pulling it will contract. So in other words we can say जब एयर को हीट किया जाता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड देन एयर आपके एक लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। एंड when एयर गेट्स कूल, जब एयर आपकी कूल हो जाती है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड देन इट ऑक्यूपाइज अ स्मॉलर स्पेस। ओके, चलो चलो, now the next topic is air expands on heating. So when air is heating, जब आप एयर को हीट करते हैं इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स इट ऑक्यूपाइज अ बिगर स्पेस एंड दिस वी से कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ओके, अब ये जो फैक्ट है कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग इसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ओके, चलो, नाउ हाउ हॉट एयर है, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। अब ये जो हॉट एयर या वार्म एयर है ये कैसे आपकी लाइटर होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एयर जो है वो एक्सपेंड होती है हीटिंग पर एंड स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, लेकिन जब सेम एयर जो आपका है मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है दैट मीन्स क्या, वो लाइट हो चुकी है एंड इट मीन्स कि जो हॉट एयर है वो लाइटर होती है देन कोल्ड एयर। लेकिन जब आपकी एयर को आप हीट करते हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो एक्सपेंड हो जाती है एंड बिकम्स लाइट एंड राइजेज अप इन द स्काई। इन अदर वर्ड्स हॉट एयर राइजेज अप। सो अब हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हॉट एयर है वो हीट होने की वजह से लाइट हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड इट ऑल्सो राइजेज अप। ओके, चलो, नाउ नेचर ऑफ हॉट एयर इज, हॉट एयर का क्या नेचर है कि वो एक तो लाइटर होती है एंड क्योंकि ये लाइटर होती है तो इट ऑल्सो राइजेज अप। अब नाउ द फैक्ट दैट हॉट एयर इज लाइटर, अभी जो फैक्ट है कि जो हॉट एयर है वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर एंड इसलिए वो राइज अप होती है, किस फैक्ट को यूटिलाइज किया जाता है हॉट एयर बलून्स को लॉन्च करने में। ठीक है, एक वाइट ग्रे या ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि एक बर्निंग सब्सटेंस से एमिट होता है, इसको आप स्मोक कहते हैं। स्मोक जो है हमेशा ऊपर की तरफ राइज होता है, ठीक है, एंड इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि स्मोक जो कि किसी सब्सटेंस के बर्निंग से प्रोड्यूस होता है एंड इसीलिए स्मोक को क्या हमेशा हॉट एयर के साथ वो अकम्पनीड हो जाता है एंड क्योंकि वार्म एयर लाइटर होती है देन द कोल्ड एयर, सो वो क्या होता है स्मोक जो एक वार्म एयर के अंदर है वो भी ऊपर की तरफ ही राइज होता है। एक हाउस के अंदर, घर के अंदर जो एयर है वो आपकी वार्म हो जाती है, किसकी वजह से, बॉडी की वजह से, है ना। जितने भी पर्सन उस घर के अंदर रहते हैं सबकी जो बॉडी हीट है वो क्या करती है,
हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उस घर की जो एयर है वो भी आपकी हॉट बच जाती है एंड ऑल्सो राइजेज अप, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, घर में जो किचन है उसमें जो फ्यूल है एलपीजी वगैरह वो जब बर्न होता है उससे भी क्या टेम्परेचर आपका काफ़ी वार्म हो जाता है। सो अगर आपको कोई घर खरीदना हो तो आपको क्या, वी शुड बाय अ हाउस हैविंग विंडोज। इसलिए हमेशा एक ऐसा घर खरीदना चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छी विंडोज़ हो या वेंटिलेशन हो। विंडोज़ जो है वो क्या करती हैं, फ्रेश एयर को बाहर से घर के अंदर एंटर करवाती हैं। वेंटिलेटर्स जो आपके हाउस के रूफ के अराउंड होते हैं वो वार्म एंड द स्टेल एयर घर के अंदर है उसको बाहर लेकर जाती है। ओके, सो इस तरीके से घर में जो वेंटिलेटर्स का प्रेजेंस है वो क्या करता है, कंफर्ट को इंक्रीज करता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन, हाँ नेचर में बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे एयर जो है एक प्लेस पे हीट अप हो जाती है, लाइट होती है, राइज अप, है ना। एंड एक प्लेस पे जो एयर है वो क्या हीट एंड राइज अप होती है, तो जो प्रेशर है उस जगह का वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग एरिया से वो रश होती है उस स्पेस को फिलअप करने के लिए जो कि हॉट राइजिंग एयर की वजह से वैकेंट हो चुका है। एंड इसकी वजह से क्या, ब्लोइंग ऑफ विंड होता है। एंड इसी ब्लोइंग ऑफ विंड को या फॉर्मेशन ऑफ विंड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ विंड इज प्रोड्यूस, कैसे विंड प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज विंड? विंड है मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट जो कि डिपेंड करता है एयर प्रेशर के डिफरेंसेस पे, है ना, जो कि दो रीजन में होता है। एयर आपके हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है इन द एटमॉस्फेयर। जितना ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना फास्टली एयर मूव करेगी। इस तरीके से विंड की जो स्पीड है वो एयर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है बिटवीन द टू प्लेसेस, बिटवीन द टू रीजन, उस पर डिपेंडेंट होती है। ओके, आई टोल्ड यू द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन टू रीजन्स द फास्टर द विंड ब्लो। ओके, अब ये जो एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ में, इसकी वजह से जो विंड है वो क्रिएट होती है टू ब्लो इन नेचर ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन दिस रीजन। इसीलिए जो अनइवन हीटिंग है अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स में वो मेन कॉज है विंड मूवमेंट का। सो if we want to understand how winds are produced, we should first know which region of the earth get more heat from the sun and which region of the earth receive less heat from the sun, leading to an unequal heating on the earth. अब अर्थ के कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होती है, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कम हीटिंग होती है। ये जो अनइवन हीटिंग पैटर्न है अर्थ पे, ये हमें पहले समझना है। सो जो हमारे अर्थ का इक्वेटर है वो सन से मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। सो दैट मीन्स जो एक अर्थ के इक्वेटर वाला रीजन है उसके सराउंडिंग पे, उस पर मैक्सिमम हीट आती है सन की, इसलिए वो ज़्यादा हॉट रहता है। एज द रीजन गेट्स मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अब वो रीजन जो जितना दूर होता जाएगा इक्वेटर से, वहाँ पे जो सन की हीट का अमाउंट है उस रीजन के थ्रू जो रिसीव किया जाएगा वो डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हॉट क्लाइमेट है वो कम होगा, जिससे कि हमारे अर्थ के जो पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये सन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे मिनिमम हीट रिसीव करी जाती है फ्रॉम द सन एंड देयरफॉर द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड। ठीक है, अब जो एंगुलर डिस्टेंस है प्लेस का, ओके, किसी भी प्लेस का नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, उसको हम लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिट्यूड को हम डिग्रीज मेजर करते हैं। ओके, अर्थ के इक्वेटर का 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, अर्थ के नॉर्थ पोल का 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जबकि साउथ पोल का 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ओके, एंड एक जो लैटिट्यूड 30 डिग्री साउथ का होता है उसका मीन्स व्हाट, कि ये आपके इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ है। ओके, चलो सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री साउथ का, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लेस जो कि 60 डिग्री साउथ पे है ऑफ द इक्वेटर। एंड इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे विंड प्रोड्यूस होती है हमारे नेचर में। सो विंड प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बाय द सन। सो विंड का आपके एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लो करती है दो रीजन्स के बीच में। ये जो डिफरेंस है एयर प्रेशर में किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, अनइवन हीटिंग की वजह से क्रिएट होते हैं ऑन द अर्थ इन द टू रीजन्स। सो हम कह सकते हैं कि विंड आपके अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है बाय द सन उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। अनइवन हीटिंग जो है अर्थ पे वो आपकी कब दो सिचुएशन में होती है। नंबर 1, जब आपकी इक्वेटर एंड जो पोल्स है अर्थ के उनके बीच में अनइवन हीटिंग, या लैंड एंड जो वाटर है ओशन का उनके बीच में अनइवन हीटिंग। ओके, वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ विंड इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ दिस सिचुएशन वन बाय वन। नंबर 1, जो इक्वेटर एंड अर्थ के पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से विंड कैसे प्रोड्यूस होगी। सो सबसे पहले जो रीजन्स आपके अर्थ के इक्वेटर के क्लोज है वहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है। सो जो इक्वेटोरियल रीजन्स की एयर है वो आपकी हीटेड अप होती है एंड वार्म हो जाती है। वार्म एयर इक्वेटोरियल रीजन्स में आपके क्या राइज अप होती है एंड
रशेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। कहाँ पे? इक्वेटर के टुवर्ड्स रश होती है टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर। इससे क्या है, विंड आपके ब्लो होती है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्वेटर। फिर उसके बाद जो आपकी एयर है एट लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 60 डिग्री ऑन वो साइड ऑफ द इक्वेटर, वो आपकी वार्म होती है एट द पोल। और इस तरीके से जो वार्मर एयर है एट अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड वो आपकी राइज अप होगी, सो दैट वहाँ पे वो एक लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। एंड जो पोलर रीजन से कोल्ड एयर है वो आपकी रश करती है इस प्लेस पर। इस तरीके से जो विंड है वो अर्थ के पोल से मूव करती है, ब्लो करती है कहाँ? वार्मर रीजन्स की तरफ अप टू अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड। एंड ये जो विंड है ये आपके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से भी ब्लो करती है टुवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड रीजन्स। ओके, चलो। Now, next is wind is produced by the uneven heating of land and water and ocean. जो लैंड एंड वाटर है ओशंस में, वहाँ पे अनइवन हीटिंग की वजह से कैसे विंड प्रोड्यूस होती है। सो आई टोल्ड यू समर में लैंड जो आपके अर्थ के इक्वेटर के पास है वो जल्दी हीट अप हो जाती है ना, एज कम्पेयर टू द वाटर एंड ओशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर लैंड का वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वाटर इन ओशन। एंड जो लैंड के ऊपर एयर है वो आपकी हीट अप हो जाती है एंड राइज होती है, इस तरीके से लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। उसके बाद ओशंस के ऊपर से जो कूल एयर है वो आपकी रश करती है टुवर्ड्स द लैंड एंड इसकी वजह से जो विंड है वो ब्लो करेगी फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। देन द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन, फिर ओशन से जो विंड ब्लो करती है लैंड के टुवर्ड्स समर में उसको मानसून विंड कहा जाता है। मानसून विंड अपने साथ काफ़ी वाटर कैरी करती है ओशन से एंड इस तरीके से लैंड एरिया पे क्या काफ़ी रेनफॉल होता है। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे विंड्स जो ओशन से आती हैं और अपने साथ क्या वाटर वेपर कैरी करती हैं और इससे क्या होता है, काफ़ी रेनफॉल होता है उस पार्ट में, उसको वाटर साइकिल कहा जाता है नेचर में। इंडिया में जो लैंड है स्पेशली राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया में वो काफ़ी हीट अप रहता है समर सीजन में एज कम्पेयर टू द वाटर इन द इंडियन ओशन। सो ये जो अनइवन हीटिंग है लैंड एंड वाटर के इंडियन ओशन में ड्यूरिंग समर सीजन, इससे क्या मानसून विंड आती है इंडियन ओशन से। अब मानसून विंड जो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है समर सीजन में, इसमें वाटर वेपर होता है काफ़ी सारा जो कि इंडियन ओशन से कैरी किया जाता है और इसकी वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है जिसको आप मानसून या रेनी सीजन कहते हैं। समर मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में फार्मर्स के लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एनुअल रेनफॉल है वो उसी टाइम पे होता है एंड इससे क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाता है। सो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि क्या अपनी क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए मेनली इसी रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ सो वी हैव जस्ट लर्न, अभी हमने क्या सीखा कि समर सीजन में विंड आपके ओशन से ब्लो करेगी लैंड के टुवर्ड्स। विंटर में जो विंड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, विंटर्स में विंड आपका लैंड से ओशन के टुवर्ड्स मूव करती है। सो ये कैसे होता है, विंटर्स में लैंड आपकी जल्दी कूल डाउन हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर एंड ओशन। सो वाटर का जो टेम्परेचर है ओशंस में वो हाई होता है एज कम्पेयर टू लैंड एंड जो ओशंस के ऊपर वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होती है, इस तरीके से वहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन जाता है एंड लैंड से जो कूल एयर है वो रश करती है टुवर्ड्स द ओशन। इसकी वजह से जो विंड है वो लैंड से टुवर्ड्स द ओशन मूव करेगी एंड जो विंड है वो कोलर लैंड रीजन से क्या सिर्फ थोड़ा ही वाटर वेपर कैरी करती है जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इन विंटर सीजन। इंडिया में जो लैंड है वो आपकी काफ़ी कूल हो जाती है, ज़्यादा कूल हो जाती है इन विंटर सीजन देन द वाटर इन इंडियन ओशन एंड ये जो अनइवन हीटिंग इन लैंड एंड वाटर की इन इंडियन ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन है ना, ये क्या करती है, विंड को जनरेट करती है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोलर लैंड से इंडियन ओशन के टुवर्ड्स ब्लो करती है। अब जो कोल्ड विंड्स आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है विंटर सीजन में, इसमें काफ़ी कम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जिसकी वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इन विंटर सीजन। चल नाउ हाई स्पीड विंड्स, अब हाई स्पीड विंड्स क्या एक रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ अकम्पनीड रहती है। सो फास्ट मूविंग एयर क्या है स्टूडेंट, एक लो प्रेशर रीजन को क्रिएट करती है एंड क्योंकि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं है ना, सो दैट मीन्स व्हाट कि जो फास्ट मूविंग विंड है वो क्या एक लो प्रेशर रीजन को क्रिएट करेगी एंड फास्ट विंड मीन्स व्हाट एक हाई स्पीड विंड एंड लो प्रेशर मीन्स व्हाट रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सो यानी कि एक और तरीका है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाई स्पीड विंड्स जो हैं उनमें क्या एक रिड्यूस्ड एयर प्रेशर अकम्पनीड रहता है। ओके चलो नाउ
विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। सो विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टॉर्म्स की फॉर्मेशन में, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज। इसीलिए क्या है, काफ़ी नेसेसरी है कि हम विंड स्पीड को मेजर करें एंड विंड डायरेक्शन को भी मेजर करें एट अ प्लेस। विंड स्पीड जो है आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको एनीमोमीटर कहा जाता है, उसके थ्रू मेजर करी जाती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमोमीटर जो है उसके अंदर 3 या 4 कप्स होते हैं जो कि एक रॉड के ऊपर माउंटेड होते हैं एंड ईजिली या फिर फ्रीली रोटेट करते हैं। ये कप्स क्या है, विंड को कैच करते हैं एंड रोटेट करते हैं। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी फास्टली ये कप्स रोटेट करते हैं। एंड एनीमोमीटर के बेस पे क्या होता है, एक स्केल होता है एंड विंड की स्पीड जो है वो इसी स्केल पे रीड की जाती है, जो कि किलोमीटर पर आवर में होता है। सो एनीमोमीटर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ टॉल मास्ट। यहाँ इंस्टॉल किया जाता है इसको टॉल मास्ट पे, यहाँ पे विंड जो है आपके फ्रीली मूव करती है। ओके, सो विंड कैन ब्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। विंड आपकी डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करती है। सो जो डायरेक्शन है विंड की किसी भी एक प्लेस पे, उसको आप कैसे एक इंस्ट्रूमेंट जिसको विंड वेन कहते हैं उसके थ्रू फाउंड किया जा सकता है। सो हम यहाँ पे क्या जो डायरेक्शन है विंड की उसको फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम विच विंड इज ब्लोइंग बाय लुकिंग एट द विंड वेन। सो जो एरो है विंड वेन को वो फ्री रोटेट करता है एंड एरो जो है विंड वेन को मूव करता है जब तक वो क्या, until it points the direction from which with the wind is blowing, तब तक ये रोटेट करेगा जब तक ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ जाता जिस डायरेक्शन में आपकी विंड ब्लो कर रही है। अगर एरो आपका क्या है, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स वो विंड जो है आपकी साउथ डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाई स्पीड विंड कैन बी डिस्ट्रक्टिव। एक हाई स्पीड विंड क्या हो सकती है, आपके लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। सो अभी हमने पढ़ा कि विंड क्या है, रेनफॉल लाती है, जो कि एक काफ़ी यूजफुल पार्ट है जो विंड के थ्रू प्ले किया जाता है। लेकिन हाई स्पीड विंड, जिसको आप स्ट्रॉन्ग विंड भी कहते हैं, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है कभी कभी। हाई स्पीड विंड्स जो है वो क्या, कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करती है नेचर में जो कि आपके लिए डिजास्टर हो सकता है एंड एक थ्रेट हो सकता है इससे ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे एंड बाकी एनिमल्स पे। हाउसेस, बिल्डिंग, स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये सब इन डिजास्टर में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज की फॉर्मेशन में, जिससे क्या हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। सो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इनके टर्म्स के मीनिंग को समझ लें। सबसे पहले स्टॉर्म। सो स्टॉर्म क्या है, एक पीरियड ऑफ वॉयलेंट वेदर जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, यूजुअली रेन भी होती है, इसको आप स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर की डिस्टर्ब स्टेट है जिससे अर्थ का सरफेस इफेक्ट होता है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस पे हैं सभी इफेक्ट होते हैं। हिंदी में इसको हम तूफान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, एक नेचुरल फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का विद इन अ क्लाउड, जो आपको एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट की तरह अपीयर होता है इन द स्काई, इसको लाइटनिंग कहते हैं। प्लीज नोट दैट फॉर अ क्लाउड टू बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज produce lighting, its temperature must be close to the freezing point of water. Okay, चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कैसे थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। एंड लाइटनिंग के साथ यूजुअली आपका जो है थंडर भी होता है। थंडर क्या है, वो लाउड साउंड जो कि आपको क्या एक लाइटनिंग फ्लैश के बाद सुनने को मिलती है ना। लाइटनिंग फ्लैश स्काई में आया, उसके बाद एक जो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है उसी को थंडर कहा जाता है। थंडर क्या लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। कैसे, पहले जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क है लाइटनिंग का, वो एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर उसको हीट अप करता है काफ़ी हाई टेम्परेचर तक, एंड ये एक्सट्रीम हीटिंग जो है एयर कॉज करती है टू एक्सपेंड एट एन एक्सप्लोजिव रेट, जिससे वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको आप थंडर कहते हैं। सो ये लाइटनिंग ही है जो कि क्या करती है, थंडर कॉज करती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट मीन्स व्हाट, लाइटनिंग एंड थंडर जो है दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसके, थंडर स्टॉर्म के। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज थंडर स्टॉर्म। सो मेनी टाइम्स आपने काफ़ी टाइम देखा होगा है स्टॉर्म के दौरान, जिसमें काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, हमें काफ़ी लाउड साउंड सुनने को मिलती है, इसको हम थंडर कहते हैं, जो कि क्लाउड से आता है। एंड उसके अलावा एक ब्राइट लाइट का फ्लैश आपको देखने को मिलता है स्काई में, जिसको लाइटनिंग कहते हैं। सो एक ऐसा स्टॉर्म जिसमें थंडर लाइटनिंग दोनों होता है उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म के साथ हैवी रेनफॉल या हेल होता है। ठीक है, चलो तो थंडर स्टॉर्म किसकी वजह से, डार्क क्लाउड्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या एक फेयरली लो ऑल्टीट्यूड पे हमारे फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में। थंडर स्टॉर्म को हम गरज वाला तूफान कहते हैं हिंदी में। थंडर स्टॉर्म जो है आपका हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली डेवलप होते हैं।
ठीक है, बिकॉज यहाँ ट्रॉपिकल एरिया की जो हीट है वो एयर को वार्म अप कर देती है, जिसकी वजह से राइज आपकी जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर प्रोवाइड करता है क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो अ थंडरस्टॉर्म इज फॉर्म एज फॉलोज। थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है? सन क्या करेगा? अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देगा। अर्थ के सरफेस पे जो हॉट एयर है वो वहाँ की एयर को वार्म करेगा, जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आएगी। वार्म एयर क्योंकि लाइट हो जाती है, इट विल राइज अप क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, एंड जो कूल एयर है वो आपकी रश करेगी इन टू दैट प्लेस सो दैट इट कुड टेक द प्लेस, है ना। सो कूल एयर रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म वेव्स। तो जैसे ही वार्म एयर राइज होगी, ये अपनी हीट को एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में ट्रांसफर कर देती है एंड ठंडी होने लगती है। वाटर वेपर जो हमारे राइजिंग एयर कूल में होते हैं वो क्या आपके कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाने लगते हैं। अब क्लाउड्स जैसे जैसे आपके ऊपर जाते हैं वहाँ पे जाके टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है वाटर के, एंड कुछ वाटर वेपर जो है क्लाउड्स के वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं एंड उसको आइस पार्टिकल्स में टर्न कर देते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स को कौन ऊपर क्लाउड्स में कैरी किया जाता है, लेकिन जो आइस पार्टिकल्स है वो डाउनवर्ड्स ड्रिफ्ट होते हैं। सो जो फ्रिक्शन है किसके बीच में? फास्ट राइजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि क्लाउड्स में होते हैं एंड फॉलिंग आइस पार्टिकल्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, चलो, इसकी वजह से जो क्लाउड्स का टॉप वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड क्लाउड का बॉटम वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एंड जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड्स के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं, एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर में इन द क्लाउड, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क हमको क्लाउड में देखने को मिलता है। इसी इलेक्ट्रिक स्पार्क को लाइटनिंग कहा जाता है, एंड लाइटनिंग का जो स्पार्क है वो वहाँ की एयर को भी बहुत ज़्यादा वार्म अप कर देता है। ये एक्सट्रीमली हॉट एयर एक्सप्लोजिवली एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको थंडर कहा जाता है। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड के बॉटम में से ये डाउनवर्ड फ्लो होते हैं थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, एंड तब आप क्या देखते हैं? लाइटनिंग का फ्लैश देखते हो अपने अर्थ के टुवर्ड्स आता हुआ। बिग वाटर ड्रॉप जो है थंडर क्लाउड के अंदर वो आपके अर्थ पर फॉल होते हैं एज हैवी रेन, एंड इस तरीके से थंडर स्टॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, थंडर लाइटनिंग एंड हैवी रेनफॉल लेकर आता है। ठीक है, सो क्या क्या प्रिकॉशंस हमको थंडर स्टॉर्म के साथ लेने चाहिए? सो आई टोल्ड यू थंडर स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग ज़रूर होती है। लाइटनिंग एक जॉइंट इलेक्ट्रिक स्पार्क है, तो जब भी लाइटनिंग आपके अर्थ को स्ट्राइक करती है इससे क्या? इट कैन किल पीपल। ओके, बिल्डिंग तक डैमेज हो जाती हैं। सो ये प्रिकॉशंस हैं जो हमको खुद को लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए लेने चाहिए। नंबर 1, हमें कभी भी लाइटनिंग के टाइम पे विंडो साइड पे कहीं नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड, मेटल शेड, ये आपकी सेफ प्लेस नहीं है टू टेक अ शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट, आपको एक अम्ब्रेला के नीचे भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए जिसकी कोई मेटालिक एंड हो ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिकॉज यहाँ पे मेटालिक एंड जो है अम्ब्रेला का वो लाइटनिंग का कंडक्टर की तरह काम कर सकता है एंड इट कुड ऑल्सो हार्म अस व्हेन वी आर होल्डिंग इट। ठीक है, विच नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड एंड टॉल ट्री। कोई आइसोलेटेड टॉल ट्री के नीचे आपको शेल्टर नहीं लेना है, बिकॉज जो आइसोलेटेड टॉल ट्री है वो ज़्यादा हिट होगा लाइटनिंग से, क्योंकि उसकी क्लोजनेस ज़्यादा होगी क्लाउड्स के साथ। ओके, सो हमेशा एक छोटे ट्री के नीचे आपको शेल्टर लेना चाहिए, एंड वी शुड हाउएवर नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे भी कभी भी आपको लाई नहीं करना है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग। एक कार या बस आपका सेफ प्लेस हो सकता है टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिकॉज उसकी जो मेटा बॉडी है वो लाइटनिंग को कंडक्ट करेगी और उस पर सेफली लेकर जाएगी, जिसमें हम हार्म नहीं होंगे। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर जैसे कि स्विमिंग पूल या बीच पे, तो जब भी थंडरस्टॉर्म बिगिन हो या लाइटनिंग शुरू हो, आपको क्या वाटर से बाहर आ जाना चाहिए एंड किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। ओके, चलो, नाउ बिफोर वी डिस्क्राइब अ साइक्लोन इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट सप्लाइज एनर्जी टू फॉर्म एंड सस्टेन इट। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन। एक साइक्लोन को बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी है वो वाटर वेपर के हीट ऑफ कंडेंसेशन से आती है, जो कि मॉइस्ट एयर में है फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट सी वाटर। सो इससे क्या क्लियर होता है डिस्कशन से कि हमें पता है वाटर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड वाटर वेपर में चेंज कर देता है। अब ये एब्जॉर्ब हीट हमारे वाटर वेपर में स्टोर हो जाती है, फिर ये वाटर वेपर आपका कूल होता है, कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन ये अपनी स्टोर्ड हीट को रिलीज कर देता है। इसको कहते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सो एक साइक्लोन को इस हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से ही पावर मिलती है, जो
कि हमारी वार्म हाई मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा सी सरफेस वार्म हो जाता है एंड कंडेंस होता है एट हाई ऑल्टीट्यूड टू फॉर्म क्लाउड। इस तरीके से सी वाटर आपका वार्म होता है जब इसको क्या सन की हीट रेज मिलती है, एंड ये वार्म सी वाटर है जो कि हीट को कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करता है वाटर वेपर के इवैपोरेशन के लिए टू फॉर्म वाटर वेपर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन क्या है, एक ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, बड़ा सा रिवॉल्विंग स्टॉर्म है जो किसकी हाई स्पीड विंड की वजह से होता है, जो कि ब्लो करती हैं किसी भी एक लो प्रेशर एरिया के सेंटर में जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो साइक्लोन कब बनता है, ये आपके वार्म सी वाटर के ओवर बनता है एंड अबाउट 10 to 15 किलोमीटर्स हाई होता है। साइक्लोन हमारा रिवॉल्व होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। सेंटर में जो साइक्लोन के जो सेंटर में होता है उसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, एंड साइक्लोन कि आई का जो डायमीटर वो डिफर करता है 10 to 13 किलोमीटर तक, ठीक है, 10 to 30 किलोमीटर तक। साइक्लोन की आई क्या है, एक रीजन है जो आपके क्लाउड्स फ्री होता है और इसमें केवल लाइट विंड होती हैं अराउंड द काम। ओके, साइक्लोन की क्लियर आई और काम के अराउंड क्या एक क्लाउड रीजन होता है जो कि अबाउट 150 किलोमीटर्स का होता है इन साइज। इस रीजन में क्या काफ़ी हाई स्पीड विंड होती हैं जो कि मूविंग इन सर्कल्स होती हैं अराउंड द आई एंड थिन थंडर क्लाउड्स विच प्रोड्यूस हैवी रेन अवे फ्रॉम द रीजन्स ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड्स के इस रीजन से जो विंड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। साइक्लोन को हम हिंदी में क्या चक्रवात या फिर बवंडर कहते हैं। ओके, चलो ना, तो अब कैसे एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो साइक्लोन हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है वार्म सी वाटर की वजह से जो कि इक्वेटर के पास होता है ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर मंथ। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन के डेवलपमेंट पे। सी, सबसे पहले सन की जो हीट है वो आपके समर सीजन में सी वाटर को बहुत अच्छे लेवल पे हीट अप करती है। फिर जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है यहाँ से लाइट होने की वजह से राइज अप होती है एंड रैपिडली राइज होती है फ्रॉम द हॉट सी सरफेस। इसकी वजह से क्या है, एक एरिया क्रिएट हो जाता है काफ़ी लो प्रेशर का, जिसकी वजह से जो कूल एयर है वो उस वैकेंट फिल को स्पेस करने के लिए रश करती है। ठीक है, अब जैसी जो ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर थी ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ राइज अप होगी, आ जाके कूल हो जाएगी एंड जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस होकर थिक क्लाउड्स बना लेंगे जिसमें से काफ़ी हीट रिलीज होगी इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो हीट के वाटर के कंडेंसेशन की वजह से रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ये उसके अराउंड जितने भी एयर है सबको वार्म अप कर देती है। ये वार्म एयर जैसे एटमॉस्फेयर में राइज अप होगी वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट करेगी जिसकी वजह से और ज़्यादा जो एयर है वो रश करती है क्या इस वार्म राइजिंग एयर प्लेस को टेक करने के लिए। फिर ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होता है जब तक ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है इट डू नॉट राइज अप हायर एंड हायर एज एटमॉस्फेयर एंड वहाँ जाके और ज़्यादा क्या आपके क्लाउड्स थिक क्लाउड्स बनने लगते हैं ऑल अराउंड। फिर जो कॉन्स्टेंट रोटेशन है अर्थ का अपने एक्सिस पर, ये क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है रैपिडली राइजिंग कॉलम ऑफ एयर पे। ये फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से एग्जर्ट होता है ये हाई स्पीड विंड को रिवॉल्व करता है एक स्पाइरल मूविंग अपवर्ड्स फॉर्म में जिसका काफ़ी फोर्स होता है एंड इस तरीके से एक टनल बन जाता है लो प्रेशर का अंदर की तरह। ठीक है, सो जो स्वेलिंग विंड है वो आपके काफ़ी फास्ट एंड फास्टली मूव करती है जिससे ह्यूज सर्कल्स बनने लगते हैं एंड इसी वेदर कंडीशन के अंदर क्या है एक हाई स्पीड विंड का सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल एरिया बीच में रहेगा लो प्रेशर एरिया का, उसके अराउंड रिवॉल्व होगा, इसी को आप साइक्लोन कहते हैं। सो द एरिया वेरी लो प्रेशर, साइक्लोन के सेंटर में जो वेरी लो एरिया प्रेशर होता है उसी को आप क्या कहते हैं, साइक्लोन की आई कहते हैं। जब एक बार साइक्लोन फॉर्म हो जाता है ये आपके सी के सरफेस के ओवर मूव करेगा। ओके, इसके साथ इसमें एक स्टेडी फ्लो ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर होगा फ्रॉम द सी वाटर। जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट रेन होंगी वो आपके टॉवरिंग थंडर क्लाउड्स में अबाउट 20 to 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या करेंगी, टॉवर करेंगी। ओके, उसके अलावा जो साइक्लोन का एंड होता है ये आपका एंड होता है जब साइक्लोन कहाँ लैंड के टुवर्ड्स मूव करता है बिकॉज वहाँ पे जो है हीट एनर्जी और नहीं मिलती है एंड मॉइस्चर भी नहीं मिलता फ्रॉम सी वाटर। सो साइक्लोन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि ह्यूरिकेन कहा जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंड टाइफून कहा जाता है जापान एंड फिलीपींस में। ठीक है, सो चार डिस्ट्रक्शंस है जो साइक्लोन्स के थ्रू होता है। तो साइक्लोन्स जो हैं काफ़ी ग्रेट स्टॉर्म्स हैं ऑन अर्थ, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ होता है इसकी वजह से, जिसमें काफ़ी कोस्टल एरियाज़ में मेनली ये होता है। कोस्टल एरियाज़ में 3 वेज में डिस्ट्रक्शन होता है। कैसे
एक तो एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड प्रोड्यूस होती हैं, सी वाटर जो है सेवरल मीटर हाई ऊपर तक लिफ्ट हो जाता है, एंड उसके बाद जो है टॉरेंटल रेन्स इसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। अब डिस्कस किया गया है जैसे कि साइक्लोन्स क्या है, अपने साथ हाई स्पीड विंड लेकर आते हैं जिससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, ट्रमेंडस फोर्स होता है हाई स्पीड विंड का अपने साथ जो कि साइक्लोन लेकर आते हैं। ये ट्रीज इससे सारे आपके टॉपल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल, व्हीकल्स, हाउसेस डैमेज जाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हवा की वजह से नुकसान होता है। ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आपके साइक्लोन की पावरफुल वाटर वेव्स सी में प्रोड्यूस करती हैं एंड सी वाटर को पुश करती हैं फॉरवर्ड द शोर इवन इफ द साइक्लोन इज 100 किलोमीटर्स अवे। नाउ द एक्सट्रीमली लो प्रेशर, साइक्लोन की आई में जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर है वो वाटर सरफेस को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ टू अ हाइट ऑफ 3 to 12 मीटर, एंड जो राइजिंग सी वाटर है ये अपीयर होता है लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ये वाटर वॉल जो आपके सी से आता है ये अंदर की तरफ मूव करता है एंड एक डेडली फोर्स जो है ये आपका वाइड स्प्रेड फ्लडिंग ऑफ लो लाइन कोस्टल एरियाज को क्रिएट करता है। फास्ट मूविंग फ्लड वाटर, जो फास्ट मूविंग फ्लड वाटर है वो किसके थ्रू, एक साइक्लोन के साथ लेकर आता है जो कि रोड, रेलवेज इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हीकल्स आपके वॉश अवे हो जाते हैं, डैमेज हाउसेज, ड्रोन पीपल, एनिमल्स एंड डैमेज क्रॉप्स कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके थ्रू फ्लड्स भी होते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है साइक्लोन हिल एरियाज में, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज बिकॉज जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो आपका उस फ्लड के थ्रू, जो फ्लड आता है साइक्लोन के साथ, सो जब फ्लड आता है तो वो आपके सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि फर्टाइल होती है वो भी इसके साथ वॉश अवे हो जाती है। साइक्लोन अपने साथ टॉरेंशियल रेन मिलाते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल विच इज ब्रॉट बाय साइक्लोन में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन दिस एरिया। इससे जो है आपके साइक्लोन अफेक्टेड पीपल और ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। साइक्लोन के थ्रू जो फ्लड्स होते हैं ये ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को पोल्यूट कर देते हैं। ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर, अगर गंदा पानी पीते हैं फिर वहाँ के लोग, उससे वाटर बॉर्न डिजीजेज होती है लाइक टाइफाइड एंड डाइजेंट्री, इससे वहाँ के लोग और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उनको डैमेज होता है, ठीक है। चलो, द पार्ट ऑफ द लैंड, वो लैंड का पार्ट जो कि सी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको आप कोस्ट कहते हैं, एंड द लेंथ ऑफ कोस्ट को कोस्ट लाइन कहा जाता है। इंडिया की जो पूरी कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन्स के लिए काफ़ी वल्नरेबल है। दैट मीन्स व्हाट, पूरा कोस्ट लाइन जो इंडिया का वो आपका कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज रहता है टू बी हिट बाय साइक्लोन। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ज़्यादा वनरेबल है साइक्लोन्स के लिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लेस वनरेबल है टू साइक्लोन, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। जितने भी प्लेसेस है, चाहे सिटीज़ है, विलेज है इंडिया में जो कि कोस्टल एरियाज़ में हैं, वो यूजुअली अफेक्ट होते रहते हैं आपके किससे, साइक्लोन से। एग्जाम्पल जो आपके प्लेसेस है लाइक चेन्नई, मंगलुरु, पुरी, ये सब साइक्लोन से काफ़ी अफेक्टेड रहते हैं बिकॉज ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं। जबकि दूसरी जगह आपके जो एरियाज़ जो सी एरिया से काफ़ी दूर हैं वो आपके साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। एग्जांपल दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, ये सी एरिया से काफ़ी दूर हैं, दैट मीन्स दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। फिर हमारी कंट्री में उड़ीसा जो है वो आपका एक बार साइक्लोन से हिट हुआ था 18 अक्टूबर 1999 में, एंड इस साइक्लोन की जो स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। इसने 45,000 हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया था जिसमें आपके 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे, बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए थे। एंड उसके बाद एक और साइक्लोन था जो कि उड़ीसा में आया था 29 अक्टूबर सेम ईयर। इसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, एंड ये साइक्लोन के साथ काफ़ी वाटर वेव्स भी आई थी जो कि 9 मीटर्स तक हाई थी। 1000 ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ, प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ, करोड़ रुपीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज उसमें डिस्ट्रॉय हुई। एंड साइक्लोन अफेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, सब इसमें आपका डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। अब इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि आपके साइक्लोन अफेक्टेड एरिया या साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज में रहते हैं। नंबर 1, साइक्लोन शेल्टर जो है वो साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज में बनाए जाने चाहिए। साइक्लोन शेल्टर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हैं जो कि आपके पिलर्स से बनाई जाती है, एंड ये पिलर्स आपके हाई स्पीड साइक्लोन विंड्स को विथस्टैंड कर सकते हैं जहाँ पे आपका साइक्लोन फ्लड वाटर भी एंटर नहीं कर सकता। सेकेंडली, एक एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज ज़रूरी हैं सो दैट साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद साइक्लोन वार्निंग जो है वो आप कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या रैपिडली कम्युनिकेट कर दी जानी चाहिए। ओवर शेप, फिशरमैन, जनरल पब्लिक जो भी कोस्टल एरियाज में रहती है, सबको इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी वार्निंग्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जानी चाहिए थ्रू रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, न्यूज़पेपर या किसी भी मीन्स के थ्रू।
चलो, गवर्नमेंट व्हीकल जैसे कि बसेस, ट्रक, ये सब आपके रेडी रखने चाहिए सो दैट कोई भी साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अपने घर से उनको एक सेफर प्लेस पे ले जाने के लिए। नाउ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर अ साइक्लोन हिट्स एरिया। अब लोग अपने लेवल पे क्या एक्शंस ले सकते हैं, ओके, अगर साइक्लोन उस एरिया को इफेक्ट करता है तो। सो डू नॉट इग्नोर द साइक्लोन वार्निंग। कोई भी साइक्लोन वार्निंग दी जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के, सो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेसेसरी अरेंजमेंट जितने भी हैं वो आपको सब कर लेने चाहिए सो दैट आप एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स या डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह को सबको सेफ प्लेसेस पर लेके जा सको। टेलीफोन नंबर्स जो है अपने सारे इमरजेंसी सर्विसेज के लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड हॉस्पिटल, ये आपको रेडी रखने चाहिए। एंड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ओके। आपको हमेशा एक प्रिपेयर्डनेस स्टेट पे रहना चाहिए सो दैट आप एक शॉर्ट नोटिस पे क्या कर सके, वहाँ से इवैक्यूएट कर सके जब भी आपको अथॉरिटीज़ ऐसा करने के लिए कहेंगी। अब प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं व्हेन अ साइक्लोन हिट्स एन एरिया। सो अगर एक पर्सन किसी ऐसी एरिया में रहता है जो कि अभी रिसेंटली हिट हुआ है एक साइक्लोन के थ्रू, तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सो डू नॉट ड्रिंक वाटर। आपको क्या ऐसे पानी को नहीं ड्रिंक करना चाहिए जो कि फ्लड्स के थ्रू कंटामिनेट हो चुका है सो दैट आप वाटर बॉर्न डिजीजेस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, अवॉइड कर सके। हमेशा क्लीन वाटर आपको पीना चाहिए जो कि इमरजेंसी के लिए स्टोर किया गया है। नेक्स्ट, आपको कोई भी वेट इलेक्ट्रिक स्विचेस या फॉलन इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को टच नहीं करना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप यूज़ नहीं करेंगे बट इज़ वेट। नेक्स्ट, आप कोई डैमेज बिल्डिंग या फ्लड वाटर में एंटर नहीं करेंगे, है ना। रोड पे ड्राइविंग वगैरह आपको अवॉइड करनी है थ्रू स्टैंडिंग वाटर बिकॉज फ्लड्स आपके क्या रोड्स को पूरी तरीके से डैमेज कर चुके होते हैं। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन के लिए बाहर नहीं निकलना है। लोकल रेडियो को आपको सुनते रहना है एडवाइस के लिए। सिर्फ तभी आप जाएंगे जब आपके लिए सेफ हो जाए, तभी आप बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम को प्रेशराइज नहीं करना है, उनको अननेसेसरी डिमांड करके उनके साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए एंड अपने नेबर्स एंड फ्रेंड्स को हेल्प करनी चाहिए, ओके। एडवांस टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हमें साइक्लोन से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सो हमारी लास्ट सेंचुरी के अर्ली पार्ट में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसके थ्रू अप्रोचिंग साइक्लोन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था पहले ही एडवांस में। उस टाइम पे जो लोग कोस्टल एरिया में रहते थे हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर। उनके पास बहुत कम समय होता था कि वो साइक्लोन को प्रिवेंट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके या अपने घर से इवैक्यूएट कर सकें एंड अपनी फैमिली को ऑन कमिंग साइक्लोन से प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। सो ये सिचुएशन आज के टाइम पे काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस आ चुका है। हमारे पास सैटेलाइट्स एंड रडार्स है एंड इन सैटेलाइट एंड रडार का यूज़ करके एक साइक्लोन अलर्ट इशू किया जा सकता है एडवांस में ही 48 आवर्स पहले, है ना। कोई भी अगर एक्सपेक्टेड स्टॉर्म या साइक्लोन वार्निंग है उसको आप 24 आवर्स इन एडवांस ही पहले दे देते हैं, इशू कर देते हैं। इससे लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है प्रिपेयर होने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। साइक्लोन रिलेटेड मैसेज जो है वो एक ब्रॉडकास्ट किया जाता है ओवर रेडियो एवरी आवर और हाफ आवर जब भी एक साइक्लोन आपका नियर द कोस्ट होता है। एंड इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करती है इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम साइक्लोन्स, ओके। नेक्स्ट इज टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या एक वायलेंट स्टॉर्म है जिसमें आपके रैपिडली रोटेटिंग विंड्स का कॉलम होता है जिसकी अपीयरेंस एक डार्क फनल शेप क्लाउड की तरह होती है जो कि हमारे स्काई से ग्राउंड लेवल पे आती है। सो बहुत सारे ऐसे टॉर्नेडोज हैं जो कि थंडर स्टॉर्म से आते हैं, है ना। बिफोर अ टॉर्नेडो स्टार्ट होने से पहले थंडर स्टॉर्म आता है ना। एंड उसके बाद बहुत सारे थंडर क्लाउड्स हैं जो कि स्काई में अपीयर होने लगते हैं। वन एरिया ऑफ द थंडर क्लाउड, एक एरिया जो थंडर क्लाउड का वो आपका बहुत ज़्यादा डार्क एंड डेंस हो जाता है एंड जो इस एरिया में एयर है वो आपकी रोटेट करते हैं क्विकली। उसके बाद एक फनल शेप क्लाउड है जो कि फॉर्म होने लगता है एंड डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ एक्सटेंड होने लगता है, समवॉट लाइक दिस यू कैन सी, ओके। डायमीटर जो है टॉर्नेडो के नैरो एंड का वो आपका छोटा भी हो सकता है एज अ मीटर एंड काफ़ी बड़ा भी हो सकता है एज अ किलोमीटर। एंड क्योंकि इसमें क्या काफ़ी लो प्रेशर नीचे फॉर्म होता है, सो जो टॉर्नेडो का फनल है वो आपका डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग जो भी उसके रास्ते में आता है उसके बेस में सबको सक कर लेता है एंड उनको नियर द टॉप थ्रो कर देता है। टॉर्नेडो कभी भी अक्रॉस द सरफेस ऑफ लैंड मूव नहीं करता है, टॉर्नेडो मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ लैंड जिसमें काफ़ी हाई स्पीड विंड्स प्रोड्यूस होती हैं। एक वॉयलेंट टॉर्नेडो जो है वो अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ट्रैवल कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो, ज़्यादातर टॉर्नेडोज आपके वीक होते हैं एंड हमारी कंट्री में टॉर्नेडोज इतने फ्रीक्वेंट
नहीं है। अब क्या क्या डिस्ट्रक्शन से टॉर्नेडो कर सकता है, तो क्योंकि एक टॉर्नेडो की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, तो टॉर्नेडोज ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं फ्रॉम द शेयर फोर्स ऑफ हाई स्पीड विंड। ओके, काफ़ी सारे डैमेजेस हो सकते हैं, लाइक टॉर्नेडो क्या है, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल, है ना, इन सबको अपरूट करता है, पावर सप्लाई चली जाती है, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ का डिस्ट्रॉय हो जाता है। टॉर्नेडो लिफ्ट पीपल एंड व्हीकल्स ऑफ द ग्राउंड, लोगों को, व्हीकल्स को ग्राउंड से उठाकर उनको हर्ट करता है, बिकॉज उनको वो थ्रो कर देता है 100 ऑफ मीटर्स अवे। इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है एंड व्हीकल्स को भी काफ़ी डैमेज होता है। टॉर्नेडो बिल्डिंग्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली डैमेज करता है। जब भी एक टॉर्नेडो किसी बिल्डिंग से पास ओवर होता है, वो क्या करता है, उस बिल्डिंग के अराउंड की जो भी एयर है उसे सकअप कर लेता है, जिससे जो प्रेशर है बिल्डिंग के आउटसाइड वो क्रिएट हो जाता है। एंड बिल्डिंग के आउटसाइड पे जो प्रेशर है वो क्योंकि काफ़ी कम होता है अंदर के कंपैरिजन में, इस तरीके से बिल्डिंग क्या हो सकती है, आपकी एक्सप्लोड हो सकती है। ओके, कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाए टॉर्नेडो से, क्या क्या प्रिकॉशंस हम टॉर्नेडो की सिचुएशन में ले सकते हैं। सो आपको क्या, एक ऐसे रूम में जो कि आपका डीप इनसाइड द हाउस करके बिल्कुल अंदर हो, वहाँ आपको शेल्टर लेना चाहिए। एंड उस रूम के अंदर कोई भी विंडोज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर आप बेसमेंट में भी शेल्टर ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट टॉर्नेडो शेल्टर होगा। अगर एक रूम है जिसमें कोई भी विंडो या बेसमेंट नहीं अवेलेबल है, तो आपको अपने सारे विंडोज़ एंड डोर्स को बंद कर देना चाहिए एंड एक स्टडी टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए। खुद को आप नीज पे बेंड डाउन करेंगे एंड खुद के हेड एंड नेक को अपने आर्म्स का यूज़ करके इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड जब तक सेफ ना हो जाए तब तक आप अंदर ही रहेंगे, बाहर आपको नहीं आना है। अगर एक पर्सन व्हीकल में है एंड टॉर्नेडो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको व्हीकल से बाहर निकलना है एंड एक डिच या लो लाइंग एरिया पर जाना है, वहाँ पे फ्लैट आपको लाई डाउन हो जाना है। किसी भी फॉलन इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहना है एंड कोई डैमेज एरिया से भी आपको दूर करना है। ओके, चलो, so that's all for the chapter. It's completed. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.